हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे 6th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था जो पुरातन समय में जो लोग रह रहे थे उन्हें हमने कहा हंटर गैदरर्स। तो ये हंटर गैदरर्स से फूड कल्टीवेटर्स कैसे बने, आज इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। ये इसकी जर्नी हंटर गैदरर से फूड कल्टीवेटर्स तक कैसे बनी, मतलब अर्लीस्ट टाइम में जो पीपल रह रहे थे वो कितने टाइम में रह रहे थे। वो रह रहे थे हमारे पास 2 मिलियन ईयर्स एगो। और इनको हमने क्या कहा था, इनको हमने बोला था हंटर गैदरर्स। इनको हमने हंटर गैदरर्स क्यों बोला था, क्योंकि ये हंटिंग के साथ साथ, ये हंटिंग तो कर ही रहे थे, साथ साथ ये फूड की गैदरिंग भी कर रहे थे। ये फूड गैदरर भी थे, फूड इकट्ठा करके ये लेकर के आ रहे थे। इन्हें हमने बोला था फूड गैदरर, जो फूड गैदर करके यहाँ वहाँ से फूड ले करके आ रहे थे। अभी हमने कहा ये फूड गैदरर से क्या बन चुके थे, अब ये बन चुके थे फूड कल्टीवेटर्स। अब ये फूड कल्टीवेटर्स किसे कहते हैं, फूड कल्टीवेटर्स तो हम कहते हैं फार्मर को। फूड कल्टीवेटर्स जो होते हैं वो होते हैं फार्मर, जो फार्मिंग के थ्रू फूड को ग्रो करते हैं। ये थे फार्मर्स। अगर ये फार्मर्स थे तो साथ में साथ इनको पता लगा कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं मैं उनको भी रख सकता हूँ, उनको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इन्होंने हर्डिंग भी शुरू की, रेयरिंग भी शुरू की। तो ये क्या बन गए, हर्डर्स भी बन गए और रेयरर्स भी बन गए। मतलब इन्होंने फार्मिंग के साथ साथ हियरिंग और रेयरिंग भी स्टार्ट कर दी। इन्होंने पशुपालन भी स्टार्ट किया और एग्रीकल्चर को भी इन्होंने डेवलप किया। ये सब कुछ हुआ और साथ में साथ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो क्लाइमेट चेंजेस आए उनके बारे में। जो क्लाइमेट चेंजेस जो थे वो भी आए, उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भी वो कौन से कारण थे जब इन्होंने हंटर से फूड गैदरर्स बनना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले तो मूवमेंट स्टार्ट की, ये मूव करना स्टार्ट हुए। ये मूवमेंट की वजह से ही इन्होंने अपने अंदर एक चेंज लेकर के आए। इन्होंने हंटर गैदरर से खुद को फूड कल्टीवेटर्स में कन्वर्ट कर लिया इस मूवमेंट की वजह से। ये मूवमेंट कैसे आई, तो सबसे पहले तो हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो पहला कारण था हमारा। फर्स्ट रीज़न जो था वो ये था, जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, पीपल जो यहाँ पे रह रहे थे वो एक जगह पर रह रहे थे। अगर वो वहीं पर ही रहेंगे तो वहाँ के जो क्रॉप्स होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। वहाँ पर जो हमारे प्लांट्स थे वो भी क्या हो जाएंगे, प्लांट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। और वहाँ पर जो एनिमल्स होंगे वो एनिमल्स भी ये ख़त्म हो जाएंगे। चलो एनिमल्स भी थे वहाँ पे, वो भी ख़त्म कर देंगे। ये अगर एक जगह पर ही रहने लग जाएंगे तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज होंगे वो रिसोर्सेज की क्या आ जाएगी, रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, वहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगे। तो रिसोर्सेज की आ जाएगी वहाँ पे कमी, जिसकी वजह से इन लोगों को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो इन्होंने यहाँ से यहाँ तक जाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये था हमारा पहला रीज़न। दूसरा था यहाँ पर इन्होंने तो चलना स्टार्ट किया, जो लोग रह रहे थे उन्होंने तो यहाँ से वहाँ जाना स्टार्ट किया। और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा कारण ये बना कि जो एनिमल्स थे, एनिमल्स भी मूवमेंट शो करते थे। एनिमल्स ने भी मूवमेंट शो की, इन्होंने भी एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट किया। अभी आपने साइंस में पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में। फूड चेन में क्या होता है कि भी जो सबसे बड़ा जानवर होता है, जैसे वाइल्ड एनिमल्स हैं, टाइगर है, वाइल्ड एनिमल्स जैसे टाइगर,
टाइगर किसे खाएगा? टाइगर का खाना कौन हो सकता है? या तो डियर हो सकता है, या हो सकता है वहाँ पे कैटल, जो कोई भी होगा वो कैटल हो सकता है, या हो सकता है रैबिट। ये जो होते हैं ये ग्रास खाने वाले जो होते हैं, जो ग्रास जो के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो एनिमल्स को टाइगर खाता है या लायन खाता है। ये इन सब चीज़ों को, इन सब एनिमल्स को, इन सब को कौन खाएगा? ये सब को कौन खाएगा? टाइगर और लायन खाएगा। और ये सब क्या खाएंगे? ये भी तो कुछ ना कुछ खाएंगे। ये खाएंगे हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जिन्हें हम कहते हैं प्लांट्स। प्लांट्स खाएंगे, लीव्स खाएंगे, सीड्स खाएंगे, ये सब चीज़ें ये खाएंगे। तो इन सब को ये चाहिए, प्लांट्स और लीव्स चाहिए। अगर एक जगह से कल्टीवेशन, एक जगह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर ये जानवर तो कहीं और जा कर के देखेंगे ना, कहीं और जाएंगे अपने खाना खाने के लिए। इनको भी, ये भी अपने खाना खाने के लिए ही यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, इनको भी अपना खाना चाहिए। तो इन्होंने खाना ढूंढा, इनको ढूंढा, प्लांट्स और लीव्स को ढूंढा, यहाँ वहाँ गए। तो इन सब को खाने के लिए टाइगर और जो लायन वगैरह थे वो भी इनके पीछे पीछे वहीं पर जाएंगे। इनको फॉलो करते करते टाइगर भी वहीं पे आ गया, और टाइगर को फॉलो करते करते ह्यूमन बीइंग भी वहीं पर जाना स्टार्ट हो गया। तो ये थे हंटर्स। यहाँ से हंटिंग हमारी स्टार्ट होती है। ये हंटिंग यहाँ से इन्होंने स्टार्ट की। फिर तीसरा रीज़न क्या आता है हमारे पास? तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा रीज़न ये हो सकता है, जो हमारे प्लांट्स थे, हमारे प्लांट्स थे, ये क्या प्रोड्यूस करते थे? ये प्लांट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। जैसे एप्पल हो गया, या इस तरह के कोई भी जो फ्रूट्स तब अवेलेबल होंगे वो इन्होंने प्रोड्यूस किए होंगे। ये प्लांट्स के ऊपर जो फ्रूट्स वगैरह लगते थे, इन सब के लिए भी मूवमेंट स्टार्ट हुई, क्योंकि कोई भी प्लांट या कोई भी ट्री जो होता है वो सारा साल फ्रूटिंग नहीं करता है, उसके ऊपर पूरा साल फ्रूट नहीं आते हैं। वो जो हम लोग कहते हैं, उनको कहते हैं हम सीजनल फ्रूट्स। जैसे आज के टाइम में भी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, कुछ होते हैं हमारे पास सीजनल फ्रूट्स और कुछ होते हैं हमारे पास पेरिनियल फ्रूट्स। पेरिनियल फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो सारा साल हमें अवेलेबल रहते हैं। जैसे बनाना जो होता है वो हमारे पास पेरिनियल फ्रूट होता है, वो पूरा साल हमें मिलता है मार्केट में। आपने देखा होगा भी, जो बनाना है वो 12 मंथ अवेलेबल होता है हमारे पास। सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो सारा साल अवेलेबल नहीं होते, हालांकि कुछ कंडीशंस हैं आज हो जाते हैं, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो मैंगो जो है वो समर फ्रूट होता है, वो समर्स में पाया जाने वाला एक फ्रूट है। तो मैंगो जो है वो समर के सीज़न में हम देखते हैं, और जो ऑरेंजेस होते हैं वो विंटर के सीज़न में होते हैं। अभी जेड सीज़न में हमने देखा, अभी वाटरमेलन, मेलन, इस तरह की जो फ्रूट्स थे वो ज़्यादा हमें अवेलेबल दिखे मार्केट में, क्योंकि ये फ्रूट्स जो हैं हमें हाइड्रेटेड रखते हैं। तो जेड फ्रूट्स जो हैं वो हमें देखने को मिले मार्केट में। ये होते हैं हमारे पास सीजनल फ्रूट। और कुछ फ्रूट्स होते हैं हमारे पास पेरिनियल, जो सारा साल हमें अवेलेबल रहते हैं। तो इसी तरह से ये सीजनल फ्रूट्स के कारण कुछ प्लांट्स और ट्रीज़ उनके आसपास इस तरह के होंगे जहाँ पे फ्रूट्स नहीं आ रहे होंगे। उन्हें फ्रूट्स भी तो चाहिए खाने के लिए। अभी वो सब चीज़ों के लिए वो कहाँ जाएंगे? वो यहाँ वहाँ तो जाएंगे ना, प्लेसेस देखेंगे, सर्च करेंगे, वहाँ पर जाएंगे। तो इन सब के लिए भी उन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट में जो हमारे पास कारण है, लास्ट वाला जो रीज़न था वो था भी, जो हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, या मैन है, इन सब के लिए सर्वाइवल के लिए, इन सब के सर्वाइवल के लिए जहाँ पर हमारे पास फूड बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर इन्हें लिक्विड इनटेक भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एनिमल्स को भी प्यास लगती है, वो भी पानी पीते हैं, हमें भी प्यास लगती है, तो हम भी पानी कंज्यूम करते हैं। हमारी बॉडी तो वैसे भी हाइड्रेटेड होनी बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमंस और एनिमल्स, प्लांट्स
ट्रीज। ये सबको फूड के साथ साथ वाटर भी अवेलेबल चाहिए, वाटर सोर्सेज भी इसके पास होने चाहिए। तो ये वाटर सोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए भी ये जो ह्यूमन बीइंग था, ये ह्यूमन ने यहाँ से वहाँ मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो ये जो थे, कई जो ह्यूमंस रह रहे थे वो तो रह ही रहे थे हमारे सीज और रिवर्स के पास। वो उन्होंने रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द अपना फूड वगैरह या अपने शेल्टर वगैरह लगा रखे थे। लेकिन सारा साल तो था वो वाटर सोर्सेज अवेलेबल नहीं रहते हैं मोस्ट ऑफ द रिवर्स में। कई रिवर्स होती हैं जो पेरिनियल हैं, पर कई रिवर्स जो होती हैं वो सीजनल फ्लो करती हैं। वो सीजनल रिवर्स के कारण, सीजनल रिवर्स के कारण ही इन्हें मूवमेंट शो करना पड़ा। सीजनल रिवर के कारण ही इन्हें मूवमेंट शो करना पड़ा, इन्हें यहाँ से वहाँ मूव करना पड़ा। तो अपने ड्राई सीजन्स, अपने वाटर सोर्सेज को पूरा कंप्लीट करने के लिए इन्हें मूवमेंट का शो करना पड़ा, इन्हें यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना पड़ा। तो ये थे हमारे कुछ रीजंस जिसके वजह से हमारा जो ह्यूमन था उसने यहाँ से वहाँ मूवमेंट स्टार्ट की। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट के बारे में कि जो ये हमें इन लोगों के बारे में जिन्होंने मूवमेंट की, हमें इनके बारे में पता कैसे चलेगा। अभी इनके बारे में हमें पता कैसे चलेगा। हाउ वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें कैसे पता चलेगा इन लोगों के बारे में। नो अबाउट दीज पीपल। जो हंटर गैदरर्स थे ये टूल्स यूज़ करते थे। इन्होंने सबसे पहले तो मूवमेंट शुरू की, मूवमेंट के बाद इन्होंने क्या स्टार्ट की, ये हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स के पास क्या होता है, जो हंटर गैदरर्स थे, जो हंटर गैदरर्स थे ये क्या यूज़ कर रहे थे, टूल्स यूज़ कर रहे थे। इन्होंने टूल्स का यूज़ किया। अभी इन्होंने कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया वो हम देखते हैं। इन्होंने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए उसके बारे में अब बात करेंगे। तो ये थे हमारे टूल्स। तो सबसे पहले इन्होंने कौन सा टूल यूज़ किया, जो इन्होंने टूल यूज़ किया वो था, एक तो स्टोन के टूल्स इन्होंने यूज़ किए, दूसरा इन्होंने बोन से बने हुए टूल्स का यूज़ किया, बोन टूल्स। तीसरा जो था, इन्होंने कौन से टूल्स का यूज़ किया, इन्होंने वुड के टूल्स का यूज़ किया। ये 3 टूल्स जो थे इन्होंने यूज़ किए थे। स्टोन टूल्स किस किस के काम आ रहे थे, स्टोन टूल्स किस चीज़ों के काम आ रहे थे, कट द मीट, मीट को कट करने के लिए, और किसे कट करने के लिए, बोन को कट करने के लिए, ठीक है। और इन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया था, और इन्होंने यूज़ किया था बार्क को कट करने के लिए, बार्क फ्रॉम ट्रीज, बार्क को कट करने के लिए। और इन्होंने और किस चीज़ से यूज़ किया था, एनिमल स्किन के लिए, एनिमल स्किन के लिए भी इन्होंने यूज़ किया। ये एनिमल्स की हंटिंग कर रहे थे, एनिमल स्किन के लिए भी इन्होंने टूल्स का जो था वो यूज़ किया। और इन्होंने क्या, किसके लिए यूज़ किया, इन्होंने किसके लिए यूज़ किया, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, फ्रूट्स को कट करने के लिए, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। इन सब को, जो एडिबल रूट्स होती थी ये वो खाते थे, तो रूट्स को भी इन्होंने चॉप करने के लिए यूज़ किया। और उसके बाद इन्होंने जो अदर टूल्स थे जैसे कि बोन टूल्स और वुड टूल्स, इन सब चीज़ों को भी चॉप करने के लिए ही यूज़ किया। अलग अलग जगहों पर इन्होंने अलग अलग टूल्स का यूज़ किया। तो ये जो वुड टूल्स थे, ये वुड किस चीज़ के लिए काम आ रही थी, ये जो वुड भी लेकर आ रहे थे जंगल में से, ये वुड भी लेकर आ रहे थे, यह यहाँ पे इन्होंने टूल बनाने के लिए यूज़ किया। और इन्होंने हट्स वगैरह बनाने के लिए भी वुड का यूज़ किया। और इन्हें फायर वुड के बारे में भी यहाँ पर पता था, फायर वुड के बारे में भी इन्हें यहाँ पे पता था। तो अब हम बात करेंगे इन्होंने कहाँ पर रहना स्टार्ट किया, प्लेसेस टू लिव। अभी इन्हें रहने के लिए भी जगह चाहिए थी,
प्लेसेस टू लिव। इन्हें रहने के लिए भी जगह चाहिए थी। अभी इन्हें खाना भी मिल गया, पानी भी मिल गया, इन्हें सब कुछ मिल चुका था। बस अब रहने के लिए हमारी बेसिक 3 नेसेसिटीज़ होती हैं एक तो रोटी, कपड़ा, मकान। ये 3 चीज़ें जो हैं हमारे ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं। तो ये बेसिक नीड को पूरा करने के लिए इनके पास एक चीज़ की कमी थी, वो थी रहने की जगह। वो रहने की जगह भी इन्हें चाहिए थी। बहुत सारे जो थे लोग अलग अलग जगहों पर रह रहे थे, अलग अलग जगहों पर रह रहे थे। कोई कहीं रह रहा था, कोई रिवर्स के पास रह रहा था, कोई कहीं रह रहा था। तो ये इन्होंने क्या कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पे देखना स्टार्ट किया। इन्होंने सबसे पहले तो देखा, वो जगह चूज़ की। कौन सी जगह चूज़ की रहने के लिए? रहने के लिए इन्होंने 3 चीज़ों का ध्यान रखा। सबसे पहले जहाँ पर इन्हें वाटर क्वालिटी अच्छी लगी, जहाँ पर इन्हें वाटर की क्वालिटी अच्छी लगी भी, यहाँ पर हमें वाटर के सोर्सेज बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें यहाँ से वहाँ जाने के लिए अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे हमें रहना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वाटर की जो क्वालिटी है, वाटर रिसोर्सेज जो हैं हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। तो वाटर की जहाँ पे क्वालिटी इन्हें अच्छी लगी, वहाँ पर इन्होंने रहना स्टार्ट किया। दूसरा कारण था जहाँ पर इन्हें स्टोन की क्वालिटी अच्छी लगी। अब आप लोग कहोगे ये स्टोन क्वालिटी क्या होता है? वाटर क्वालिटी तो आपको मालूम है भी, जहाँ पर इन्हें वाटर के रिसोर्सेज अच्छे मिल रहे हो, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी हो, वहाँ पर इन्होंने रहना स्टार्ट किया। अभी आपने लास्ट में देखा, लास्ट स्लाइड में मैंने बात की स्टोन टूल्स के बारे में, जो ये हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। तो ये हंटिंग के लिए जो स्टोन यूज़ करते थे उसकी क्वालिटी भी तो अच्छी चाहिए ना इन्हें, जहाँ से ये हंटिंग अच्छे से कर सके। अगर स्टोन की क्वालिटी अच्छी होगी तभी ये जानवरों की हंटिंग कर सकते हैं, तभी ये चीज़ों को अच्छे से चॉप कर पाएंगे। अगर स्टोन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर ये हंटिंग कैसे करेंगे? इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एनिमल्स का भी अटैक हो सकता है। सेल्फ डिफेंस के लिए भी हर चीज़ चाहिए। तो यहीं से स्टोन की क्वालिटी अच्छी हो तो यहाँ से वहाँ जाना इनको पड़ता था। तो जहाँ पर इन्हें स्टोन की क्वालिटी अच्छी लगी, इन्होंने वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया। और तीसरा, इन्होंने रहना स्टार्ट किया रॉक शेल्टर्स में। रॉक शेल्टर्स होते हैं गुफाएं। रॉक शेल्टर्स क्या होते हैं? गुफाएं होती हैं। तो इन्होंने रॉक शेल्टर्स में रहना स्टार्ट किया। अभी रॉक शेल्टर्स में हमें कैसे पता चला भी इन्होंने रॉक शेल्टर्स में रहना स्टार्ट किया? जब ये रॉक शेल्टर्स में रह रहे थे, गुफाओं में रह रहे थे, तो इन्होंने एक चीज़ बनाई, वो थी पेंटिंग्स। इन्होंने पेंटिंग्स बनाई। पेंटिंग्स इन्होंने कहाँ पर बनाई? वॉल्स पर बनाई। वॉल्स के ऊपर इन्होंने पेंटिंग बनानी स्टार्ट की। तो ये पेंटिंग्स हमें कहाँ से पता चलती हैं भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई? इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है? सबसे इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश में। इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पाई जाती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका केव्स जो थी, वहाँ पर इसकी बेस्ट एग्जाम्पल पाई जाती हैं। वो केव्स के अंदर इन्होंने वॉल्स के ऊपर पेंटिंग की थी। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल हम मैप में भी देख सकते हैं, ये मैप हमारे पास अवेलेबल है। तो ये थी भीमबेटका, ये थी हमारे पास भीमबेटका केव्स। और आप यहाँ पर अगर देखें तो फिर यहाँ पर हमारी नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे इन्हें रॉक शेल्टर भी अच्छा मिला, इन्हें यहाँ पे स्टोन क्वालिटी भी अच्छी मिली, और इन्हें यहाँ पे वाटर क्वालिटी भी अच्छी मिली, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर फ्लो कर रही थी वो थी हमारी नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर के पास भीमबेटका केव्स थी। तो यहाँ पर उन्होंने रहना स्टार्ट किया, और यहाँ इसके अंदर हमें पेंटिंग्स जो थी वो देखने को मिल रही थी। और ये जो पेंटिंग्स थी, ये जो शेल्टर था, यहाँ पे इन्होंने ये शेल्टर क्यों लिया? इन्होंने ये रॉक शेल्टर क्यों लिया? रॉक शेल्टर से इन्हें किस किस चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहा था? रॉक शेल्टर इन्हें किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहा था? सबसे पहले तो इन्हें रेन, बारिश से बहुत ज़्यादा इनको प्रोटेक्ट किया इसने। दूसरा, इन्हें हीट से बहुत प्रोटेक्ट किया।
हीट जो थी, बाहर गर्मी थी तो गर्मी से इन्हें प्रोटेक्ट किया। अगर गर्मी चल रही थी, बारिश पड़ रही थी तो हवाएं भी चल रही थी, सर्द मौसम भी आ रहा था, तो इन सब चीज़ों से यह प्रोटेक्ट रहते थे रॉक शेल्टर्स में। तो ये थे हमारी प्लेसेस जहाँ पे इन्होंने रहना स्टार्ट किया, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि ये जो थे इन्होंने कहाँ से, हमारे चीज़ें जो थी, हमारे अलग अलग जो चीज़ें थी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी। अभी इन्हें फायर के बारे में कहाँ से पता लगा, ये हमने बात की फायरवुड के बारे में। जो फायरवुड थी, इन्हें फायरवुड के बारे में कहाँ से पता लगा, फायरवुड के बारे में इन्हें कहाँ से पता लगा, वो भी इनके बारे में हम बात करेंगे। ये फायर से बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे, इन्हें फायर के आग के बारे में पता था, फेमिलियर टू फायर, ये फेमिलियर थे फायर के। इन्हें हम देख सकते हैं कुरनूल केव्स थी जो, उसमें हमें ये पाया गया था कि ये जो थे ये फेमिलियर थे फायर से, इन्हें सोर्सेस पता थे लाइट के लिए, इन्हें फेमिलियर थे ये फायर के लिए, इन्हें पता था भी फायर से हमें लाइट मिल सकती है, हम जो मीट को रोस्ट कर सकते हैं, मीट को ये रोस्ट कर सकते थे और इन्हें लाइट मिल रही थी, और ये एनिमल्स को भी इस फायर से डरा सकते थे। ये थी हमारे फायरवुड के बारे में कुछ ये बात। अब हम बात करेंगे, इसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट से उन्होंने बहुत आगे स्टडी की, फिर हमें पता लगा भी जो हमारे पुरातन काल था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ हमारे 2 मिलियन ईयर्स एगो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये 2 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ, और कहाँ तक चला, ये चला हमारा 1000 BC तक ये चलता रहा। और यहाँ से यहाँ तक हमें 3 जो फेजेस थी लाइव इनके, वो हमें पता चलती हैं। सबसे पहले जो हमें पता चलती है वो थी हमारी 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 10,000 ईयर्स एगो, यहाँ तक जो हमने फेज देखा वो हमारा था पेलियोलिथिक, एज और पेलियोलिथिक फेज। ये जो फेज था इसे हम कह सकते हैं ओल्ड स्टोन, क्योंकि पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है ओल्ड स्टोन एज, इसको हम ओल्ड स्टोन एज बोल सकते हैं। और इसमें हमने 3 चीज़ों को देखा, वो थी हमारे पास, सबसे पहले तो इसमें हमने देखा 3 चीज़ों में हमने इसे डिवाइड कर दिया था, 3 फेजेस में हमने इसे डिवाइड किया। सबसे पहले हमने डिवाइड किया लोअर पेलियोलिथिक, फिर इसे डिवाइड किया मिडल पेलियोलिथिक, और फिर हमने डिवाइड किया इसे अपर पेलियोलिथिक। ये 3 स्टेजेस में ये पूरा पेलियोलिथिक एज डिवाइडेड है। फिर इसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाता है 10,000 ईयर्स से लेकर के हमारा 6,000 ईयर्स तक का एरा। इस एरा में हमने देखा, यहाँ तक के एरा में हमने देखा, ये है हमारा 6,000 ईयर्स एगो। ये जो स्टेज थी ये थी हमारी मेसोलिथिक, फेज और मेसोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक एज। 10,000 ईयर्स एगो से स्टार्ट होकर के ये 6,000 तक जा रही है। तो यहाँ पर हमने देखा हमारे पास जो स्टोन टूल्स थे यहाँ पर छोटे होते जा रहे थे। यहाँ पे जो स्टोन टूल्स ये क्या बन गए थे, टाइनी, बहुत छोटे बन चुके थे, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोलिथ्स जो वो होते हैं जहाँ पर हमने स्टोन टूल्स को छोटा देखा, ये थे माइक्रोलिथ्स।
यहाँ पर हमने देखा जो स्टोन टूल्स थे ये बहुत ज़्यादा ही सिक्कल शेप्ड होते जा रहे थे। सिक्कल शेप्ड होते हैं इस तरह के कुछ टूल्स, इस तरह के जो टूल्स होते हैं इन्हें हम सिक्कल शेप्ड टूल्स कहते हैं। ये इस तरह के जो टूल्स थे वो बनते जा रहे थे, मतलब माइक्रोलिथ्स बनते जा रहे थे। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है 6000 से लेकर 1000 BC तक का एरिया, जो एरा था वो यहाँ तक का स्टार्ट हो जाता है। वो था हमारा नियोलिथिक, ये था हमारा नियोलिथिक एज। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो न्यू स्टोन एज भी बोला जाता है, इसे न्यू स्टोन एज भी बोला जाता है। तो इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाती हैं, ये सब चीज़ों के आने के बाद, ये एरा के स्टार्ट होने के बाद हमने देखा हमारे जो क्लाइमेट है उसमें बहुत सारी जो चेंजेस होने स्टार्ट हो गई थी। हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस हुए। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जो ये एरा होगा हम इसमें बात करेंगे हमारे एनवायरनमेंट के चेंजेस के बारे में। यहाँ पर जो था हमारा एनवायरनमेंट चेंज होने लगा था। तकरीबन 12,000 साल पहले, 12,000 ईयर्स एगो जो था हमारा क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हो गया। जो क्लाइमेट था, क्लाइमेट स्टार्ट चेंजिंग, यहाँ पे जो क्लाइमेट था वो चेंज होना स्टार्ट हो गया था। क्लाइमेट चेंज हुआ मतलब जो कंडीशंस थी वो क्या होने लग गई, वार्म कंडीशंस होने लग गई। वार्म कंडीशंस मतलब यहाँ पर जो हमारे कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा वार्म होने लग गई, हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आए। तो इन सब के होने से क्या हुआ, इन सब के होने से ग्रासलैंड में डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे डेवलपमेंट आई यहाँ पे ग्रासलैंड्स में। ग्रासलैंड्स जो थे उनमें डेवलपमेंट आनी स्टार्ट हो गई, जिनके कारण यहाँ पर जो थे एंटीलोप्स और हमारे और कई जानवर जैसे डियर हो गया, गोट हो गई, शीप हो गई, इनके नंबर में भी क्या हुआ, ये क्या होने लग गए, यहाँ पे इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। यहाँ पर चीज़ों ने, यहाँ पे एनिमल्स ने सरवाइव करना स्टार्ट कर दिया, जिनके कारण क्या हुआ, जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो यहाँ पर शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ पर ही यहीं इस पर देखा भी, जो ह्यूमन ने यहाँ पे क्या देखा, जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो यहाँ पर ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया था। वो वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर आए और यहाँ पर ब्रीडिंग स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर इन्हें पता लगा, ह्यूमंस को यहाँ पे पता लगा कि ये इन एनिमल्स की रेयरिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे फिशिंग भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे हर्डिंग भी कर सकते हैं। बट इन्होंने फिशिंग को एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लिया था और इन्होंने हर्डिंग भी यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। तो अभी हर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, इन्हें समझ में आया कि हम हर्डिंग भी कर सकते हैं, और हम फार्मिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने चीज़ों को खुद एनालाइज किया। उन्हें देखा कि चीज़ें जो थी वो खुद रिप्रोड्यूस कर रही थी, खुद ब्रीडिंग हो रही थी। और ये सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने सोचा भी हम भी ये सब चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। तो इसके बाद शुरू हो जाता है हमारी बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब हमारे फार्मिंग जो है, फार्मिंग के बारे में जो चीज़ें थी वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम फार्मिंग की स्टोरी स्टार्ट करेंगे। अब फार्मिंग की स्टोरी कैसे होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, हमने देखा जो वीट, बार्ले एंड राइस थे ये नेचुरली सब कॉन्टिनेंट जगहों पर ग्रो कर रहे थे, नेचुरली ग्रो कर रहे थे। कौन ग्रो कर रहे थे यहाँ पे, वीट, बार्ले, राइस, ये जो क्रॉप्स थी इन्होंने नेचुरली ग्रो करना स्टार्ट किया। नेचुरली ग्रो की कौन कौन सी, एक तो वीट, राइस एंड बार्ले, ये क्या की यहाँ पे ग्रो कर गई थी, ये ग्रो की थी नेचुरली। फिर इन्होंने देखा कि भी इन्होंने यहीं से सीखा,
ये भी ग्रो कर रही हैं, इन्हें हम राइप कर सकते हैं, इन्हें हम खा सकते हैं, इन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ से मेन एंड वुमेन ने ये सब चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, इन्हें एज अ फूड के तौर पर इन्हें यूज़ करना स्टार्ट किया। तब इन्हें एनालाइज हुआ, तब इन्हें पता चला कि हम इन सब चीज़ों की कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन थी स्टार्ट की, कल्टीवेशन भी की, राइपनिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। तो इन्होंने यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में सीखा। ह्यूमन लर्न दीज थिंग्स, कल्टीवेशन इन्होंने सीखी, राइपनिंग जो थी, क्रॉप्स को उगाना सीखा, राइपनिंग होना सीखा और कल्टीवेट करना इन्होंने सीखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इन्हें समझ में आया कि हम ग्रो कर सकते हैं, एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। तब इन्हें समझ में आया कि हम क्रॉप्स को भी ग्रो कर सकते हैं, एंड हेंस क्या हुआ, इन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, एंड हेंस दे बिकेम फार्मर्स। ये थी इनके फार्मर बनने की एक कहानी, ये थी इनके फार्मर बनने की कहानी। तो अब हम बात करेंगे, इन्होंने फार्मिंग तो चूज़ की, तब इन्होंने हर्डिंग कैसे स्टार्ट की और रेयरिंग कैसे स्टार्ट की। तो सबसे पहले इन्होंने एक ह्यूमन बींग ने यहाँ पे स्टार्टेड फॉलोइंग एनिमल्स। जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स अपने डिमांड्स को, अपने रिसोर्सेज को कंप्लीट करना चाहता था, तो इन्होंने स्टार्ट किया एनिमल्स को फॉलो करना, क्योंकि ये हंटर्स भी थे और ये हंटिंग भी कर रहे थे। इन्होंने हंटिंग के लिए एनिमल्स को फॉलो करना ही था। तो ये ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, ह्यूमंस स्टार्टेड फॉलोइंग, इन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया एनिमल्स को, स्टार्टेड फॉलोइंग एनिमल्स। इन्होंने एनिमल्स को फॉलो करना स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने देखा इनके फूड हैबिट्स को, इन्होंने ऑब्ज़र्व किया इनके फूड हैबिट्स को, कि काऊ क्या खा रही थी, यहाँ पे जो शीप थी उसने क्या खाया, और इस तरह के जो अलग अलग एनिमल्स थे, गॉट वगैरह जो थे, इन्होंने क्या खाना शुरू किया, इनकी ब्रीडिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ों को इन्होंने देखा। तो ऑब्ज़र्व किया इनके फूड हैबिट्स को इन्होंने ऑब्ज़र्व किया। साथ ही साथ इन्होंने इनकी ब्रीडिंग के बारे में भी देखा कि ब्रीडिंग इनकी कैसे की जाती है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने सोचा कि हम ये सभी एनिमल्स को रेयर करना स्टार्ट करेंगे, एंड दे स्टार्टेड रेयरिंग एनिमल्स। जैसे कि इन्होंने शीप को रेयर किया, गॉट को, कैटल को और पिग को, ये सब चीज़ों को इन्होंने रेयर करना स्टार्ट किया। सिर्फ इसीलिए नहीं कि इन्होंने इनकी फूड हैबिट्स देखी, सिर्फ इसीलिए भी क्योंकि ये इन्हें एज अ फूड स्टोर भी मानते थे, और ये चाहते थे कि हम इनकी हर्डिंग भी करें, ताकि इनके जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उन मिल्क जो है इनसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए भी इन्होंने इसे रेयर करना स्टार्ट किया, खुद के लिए और इनके देखने के लिए कि भी ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, इनके थ्रू ये यहाँ वहाँ भी जा सकते हैं, और इनकी हर्डिंग भी इन्होंने स्टार्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास, इन्होंने नए तरीके से जो लाइफ थी उसको कैसे देखा। अब यहाँ से एक बिगनिंग होती है इनकी नई ज़िंदगी के तरीक़ों की तरफ से। तो इनके नई ज़िंदगी जीने का तरीका कौन सा था, अभी इन्होंने ज़िंदगी के नए तरीक़ों को देखना स्टार्ट किया। इन्हें पता लगा कि हम जैसे क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, तो हम क्रॉप्स को स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे एनिमल्स थे, एनिमल्स को इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, रेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो एनिमल्स को भी ये रेयर कर रहे थे, हर्डिंग कर रहे थे, और एनिमल्स को ये एज अ फूड स्टोर तो मानते ही थे, वो फूड की स्टोरिंग के लिए भी इन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी इन्होंने न्यू वे ऑफ लाइफ क्या थी इनकी, न्यू वे ऑफ लाइफ क्या थी इनकी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले तो इन्होंने क्रॉप्स को क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्रॉप्स को टाइम टू टाइम ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। इन्हें पता लगा जब हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, when they are growing the crops are grown, तो ये उस टाइम पीरियड के लिए वहीं पर रह जाते हैं, ये वहाँ से आगे नहीं जा पाते, ये अपनी प्लेस टू प्लेस मूवमेंट शो नहीं कर सकते जब तक कि वो क्रॉप जो है वो फुली राइपन नहीं हो जाती, उसको ये छोड़ करके नहीं जा सकते। तो ये सब चीज़ों के कारण इन्हें वहीं पर रहना पड़ा। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इनकी कोई मूवमेंट नहीं हो पाई। जब इन्होंने क्रॉप्स का ग्रोन हुआ, क्रॉप्स ग्रो हुई, क्रॉप्स को इन्होंने राइपन किया, तो उसमें से क्रॉप्स यहाँ पर क्या कर गई, क्रॉप्स गेट राइपन्ड। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने वहाँ पे जो उसमें से ग्रेन्स वगैरह थे, इन्होंने वो स्टोर करने स्टार्ट कर दिए। दे स्टोर्ड ग्रेन्स, इन्होंने ग्रेन्स को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने ग्रेन्स को स्टोर सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये खाने के लिए यूज़ होते थे, साथ के साथ इन्होंने इसे एज अ सीड के तौर पर भी स्टार्ट कर दिया स्टोर करना, क्योंकि यही सीड्स को आगे यूज़ करके ये जो थे वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते थे। और इन्हीं चीज़ों की वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट कर दिया क्ले पॉट्स बनाने। तो यहाँ से आर्टिफैक्ट भी सामने आ रहा है हमारे पास। इन्होंने क्ले पॉट्स की मेकिंग भी यहाँ पे स्टार्ट कर दी, क्योंकि उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं मिट्टी के जो बर्तन थे उन्हीं में ये फूड ग्रेन्स से जो थे वो भर के रखते थे, एज अ स्टोर करके रखते थे, फूड के कारण भी और उन्हें एज अ सीड के कारण भी ये स्टोर करके रखते थे। तो इन्होंने क्ले पॉट्स बनाने शुरू किए, इन्होंने वूवन बास्केट्स बनानी शुरू की, और इन सब चीज़ों को हम आर्टिफैक्ट्स में काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सब चीज़ों का जो था वो डेवलपमेंट देख सकते हैं हम लोग। फिर इन्होंने देखा कि भी हम ओनली क्रॉप्स को ही नहीं, हम जो हमारे एनिमल्स थे, ये एनिमल्स को भी एज अ फूड स्टोर मान रहे थे। तो इन्होंने फूड स्टोर के कारण भी एनिमल्स की रेयरिंग एंड हर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। और इसमें इन्होंने ओनली फूड स्टोर ही नहीं माना, इसमें इन्होंने माना कि ये क्या प्रोवाइड कर रहे थे इन्हें, ये प्रोवाइड कर रहे थे इन्हें एज मिल्क के तौर के भी ऊपर इन्हें ये देख सकते थे, और फूड के तौर पर तो ये अवेलेबल थे ही। तो इन्हीं वजह से इन्होंने रेयरिंग और मिल्क के कारण, मिल्क प्रोड्यूस करने के कारण और एज अ फूड स्टोर के कारण एनिमल्स की रेयरिंग एंड हर्डिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। तो इसके बाद हमने देखा कि जो फर्स्ट फार्मर्स जो थे ये कैसे बने, और हमारे कल्टीवेटर्स, हंटर गैदरर्स, कल्टीवेटर्स कैसे बने थे।